आज भारतीय जनता पार्टी के नवीन कार्यालय भवन के उद्घाटन का वर्चुअल उद्घाटन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के कर कमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और अतिथि माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी, नागौर विधायक और जिला अध्यक्ष मोहनराम चौधरी, मकराना विधायक रूपाराम मुरावतिया, पार्टी के वरिष्ठ हरीश कुमावत, भारतीय जनता पार्टी देहात जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह, ऑडिट पूर्व विधायक और मंत्री अजय किलक, पूर्व विधायक मंजू मेघवाल, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी द्वारा कार्यकर्ताओं को संबोधन में पार्टी के निजी कार्यालय भवन की शुभकामनाएं दी और अपने भवन के अंदर काम करने का और आगामी सभी प्रकार की गतिविधियों को सुचारू संचालित करने में बहुत बड़ी भूमिका रहने का बताया। साथ ही वर्तमान कांग्रेस सरकार की दमनकारी नीतियों से, तुष्टीकरण की नीतियों से राजस्थान का माहौल खराब हुआ है और सभी व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। सांप्रदायिक दंगे और विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए अनेकों प्रकार की अपनी सरकार की योजनाओं को लागू किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के वर्चुअल संबोधन में राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनाने का आह्वान किया। मोहनराम चौधरी और गजेंद्र सिंह, ऑडिट CR चौधरी द्वारा संबोधन किया गया। पार्टी के वरिष्ठ एवं युवा कार्यकर्ताओं ने अपना पूर्ण श्रम लगाकर कार्यक्रम को शानदार और जानदार बनाया। कार्यक्रम में रमाकांत शर्मा, जीवनमल भाटी, भागीरथ चौधरी जिला प्रमुख, अर्जुन राम मेहरिया, लक्ष्मी नारायण मुंडेल, रमेश अपूर्वा, लीलाधर सोनी, अनोप बिश्नोई, रामचंद्र उत्ता, गोविंद प्रकाश सोनी, रामेश्वर छाबा, नानकदास जी महाराज, भवन सिंह रेवत, पुष्पा बागड़िया, पूर्व प्रधान सुखराम चौधरी, श्रवण खटीक, उमेश सिंह राजपुरोहित, मंडल अध्यक्ष नंदकिशोर जहांगीर, महामंत्री बजरंगलाल शर्मा, प्रमिल नहाटा, शंकरलाल परिहार, सूरज नागोरा, कालूराम बोराना, प्रमोद सोनी, विजय पवार, प्रतीक पारिक, गणपत बरडवा, रामनिवास सांकला, विरधीचंद सांकला, मूलचंद सांकला, रामकिशन खिचड़, डॉक्टर हापूराम चौधरी, मगनीराम सांकला, कान सिंह सांजू, कल्पना चौहान, स्टेफी चौहान, इस्लाम पठान, कानाराम पालियाल, श्री कृष्ण उपाध्याय, बजरंग बावरी, त्रिभुवन जोशी, मदन गोरा, राजू रूनवाल, भरत टाक, मनीष कछावा, ओम प्रकाश सांकला, सोहन भाटी, पवन नागोरा, विमल सामरिया, नरेंद्र सियोटा, ओम प्रकाश वर्मा, गणपत बरडवा, सीताराम, रामकुमार चौधरी, रूपचंद नागोरा, विरधीचंद तोशनीवाल, कान सिंह पीपासर, मुकेश वैष्णव, मनोहर माली, श्याम बोराना, भवन सिंह रिया, शंकर भादू, तुलसाराम इंदावड़, सुखदेव पंचारिया, रामविलास प्रजापत, ओम प्रकाश पिंडेल, रविशंकर व्यास, प्रमोद बाकलीवाल, जितेंद्र त्रिवेदी, अजीत सिंह भाटी, राजेश सोनी, दीपक सोनी, मनीष काला, सुनील बिश्नोई, बलवंत बिश्नोई, ऋषभ रांकावत, पन्नालाल कछावा, राजेश रावल, विजय पवार, भगवती प्रसाद वैष्णव, शकील अंसारी, साजिद नाडा वाला, कासम कुमारी, इमरान मास्टर, विनोद आचार्य एवं अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी कार्यकर्ताओं में नवीन कार्यालय भवन निर्माण की बहुत खुशी हुई। पार्टी के सबसे वरिष्ठ एवं युवा कार्यकर्ताओं के साथ सह भोज का कार्यक्रम हुआ। आज हम सब के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हर कार्यकर्ता का एक सपना होता है और लंबे समय से हम इस कार्यालय का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो सभी कार्यकर्ताओं का सपना आज पूरा हो रहा है और आज यज्ञ के द्वारा इस कार्यालय का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय JP नड्डा जी के मार्गदर्शन के साथ ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। सबको बहुत बहुत बधाई। आज जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने हम सबको बताया और हम सब जानते हैं कि कार्यालय की जो प्रारंभ में हमारे कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता जब भी आते थे और हम भी कार्यकर्ता जब भी नागौर के ग्रामीण क्षेत्र से आते थे या शहर से आते थे, तो कार्यालय के लिए या तो किसी किराए के मकान के अंदर हमें मिलता था, वो पर्याप्त स्थान भी नहीं होता था और ग्रामीण से आने वाला कार्यकर्ता भी सोचता था कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं। और इसी के साथ आज ये जिले का कार्यालय जो हमारे उस समय से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी सोच को रखा और उसके बाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व में और वर्तमान के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने इसको पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाया और उनकी सोच के साथ ही
आज जेपी नड्डा जी के नेतृत्व के अंदर ये लगातार पूरे देश भर के अंदर कार्यालय बन रहे हैं और उसमें हमारे राजस्थान के अंदर भी ये बागडोर माननीय राम कुमार जी भूतरा जी के पास में थी और लगातार इस बात के लिए पिछले 5 साल से चिंता कर रहे हैं, हर जिले में जाकर जमीन से लेकर और किस तरह से ये इम्प्लीमेंट हो, इसमें सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। और मैं पूर्व के जिला अध्यक्षों को सबको और वर्तमान जिलाध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ये कार्यालय बना और इस कार्यालय से अब आने वाले समय में हमारी सारी गतिविधियां, हमारे सभी कार्यक्रम यहीं से संचालित होंगे। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही सुंदर अवसर हम सबके सामने आज ये होने जा रहा है। और मैं आपसे ये भी कहूँ कि हम सभी भाग्यशाली हैं कि हम ऐसी पार्टी के सिपाही हैं, एक राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर चलने वाली ये पार्टी, जिसमें हम सबको गर्व होता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। और हमें गर्व इस बात का है कि हमने इतने सालों के अंदर कुछ पाया या खोया। अजय सिंह जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाकी कुछ हमने खोया या नहीं पाया या मुझे नहीं पता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने ये जरूर पाया है कि अगर किसी भी गांव के अंदर हो या किसी शहर के अंदर हो, रात के अंधेरे में कोई दुकान पर बैठे हैं और किसी थड़ी के ऊपर बैठे हैं चाय की, और कोई बाइक के ऊपर अगर भारत माता की जय बोलते हुए जाता है कोई 2-4 कार्यकर्ता है, कोई व्यक्ति, तो वहां बैठे कोई भी अनजान व्यक्ति भी यही कहेगा कि यहाँ पर जो बैठे ये भारत माता की जय बोलते हुए रात को बाइक के ऊपर कौन जा रहे हैं, तब उन्हीं में से कोई व्यक्ति बोलेगा कि ये कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही होंगे जो भारत माता की जय बोलते हुए जा रहे हैं। ये हमने पाया है कि हमारे को नहीं जानते हुए बिना देखे ये पहचान कर ली जाती है कि भारत माता की जय तो बोलते हैं तो भाजपा वाले बोलते हैं। इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक राष्ट्रवादी विचारधारा को और हमारे जो पंच निष्ठा है उनको हमने अंगीकार किया। रूपाराम जी ने अभी बहुत पहले सब कुछ बताया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमारी पंच निष्ठाओं को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बदौलत ही आज ये पार्टी सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से आज इतनी बड़ी पार्टी बनी है। और उसमें मैं इस समय उन कार्यकर्ताओं को याद करूंगा जो कार्यकर्ता कभी बूथ के ऊपर जाते थे तो उनको एजेंट नहीं होता था, एजेंट भी नहीं होते थे और वो वहां पर संघर्ष करते थे और उनको खाना खाने के लिए भी व्यवस्था नहीं होती थी। कार्यकर्ता अगर ग्रामीण क्षेत्र में कहीं जाता था तो घर से भोजन लेकर साथ में जाया करते थे और रास्ते में अगर कहीं नहीं मिलता तो घूंघड़े खाकर और जेब में लेकर वोट करके कार्यकर्ता काम करते थे। उन कार्यकर्ताओं की वजह से और जहां पर बूथ पर बैठे नहीं थे उनके साथ में मारपीट से लेकर अन्य तरह की कई तरह की ऐसी यातनाएं देते थे, उसके बावजूद भी उन्होंने इस पथ को नहीं छोड़ा जो एक राष्ट्रवादी विचारधारा का पथ था और उन्होंने संघर्ष करके और इतनी बड़ी पार्टी बनाई। वो आज इस दुनिया में भी नहीं है, ऐसे कई कार्यकर्ता हैं। मैं उन कार्यकर्ताओं को भी आज याद करना चाहता हूं कि उन कार्यकर्ताओं की वजह से और आप सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से आज विश्व की सबसे बड़ी अगर कोई राजनीतिक पार्टी बनी है तो भारतीय जनता पार्टी बनी है। आज हमें गर्व होता है कि सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि अगर किसी राजनीतिक पार्टी के तो भारतीय जनता पार्टी के, सबसे ज्यादा अगर पंचायत समिति में प्रधान इस देश में सबसे ज्यादा है तो भारतीय जनता पार्टी के, सबसे ज्यादा जिला प्रमुख अगर किसी राजनीतिक पार्टी के तो भारतीय जनता पार्टी के, सबसे ज्यादा पार्षद और मेयर अगर कोई है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के, और सबसे ज्यादा इस देश में विधायक अगर किसी एक राजनीतिक पार्टी के हैं तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, और सबसे ज्यादा अगर सांसद किसी एक राजनीतिक पार्टी के हैं तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के 300 से अधिक हमारे सांसद हैं, और विश्व का सबसे बड़ा नेता अगर किसी के पास में है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के पास में है, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। आज भारत की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में फैल रही है, आज भारत का सम्मान पूरे विश्व में हो रहा है। भारत आज भी है, पहले भी भारत हमारा था। पहले हमारे कोई देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाता था तो आप और हम सब जानते हैं कि उसकी मीडिया में क्या चर्चा होती थी, किसी कहीं तो पता भी नहीं चलता था कब गए कब आए। लेकिन आज विश्व का प्रत्येक देश चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी एक बार हमारी धरती पर आ जाए। ये नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व के अंदर भारत का डंका बजाया है।
हर देश का प्रधानमंत्री कहता है कि नरेंद्र मोदी जी एक बार हमारी धरती पर आ जाए। आज हमारी विदेश नीति के अंदर देख लीजिए, आज चाहे हमारे विकास की दृष्टि से देख लीजिए, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सभी के प्रयास से आज हम देश के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान, हिंदुस्तान का लगातार विकास हो रहा है। जो भी योजना बनती है, अंत्योदय, जो हमारे दीनदयाल जी ने नारा दिया था कि अंतिम व्यक्ति तक योजना पहुंचे। बीच में पहले भ्रष्टाचार होता था, उनके प्रधानमंत्री कहा करते थे, उन्होंने कहा कि हम तो 100 रुपए भेजते हैं। राजीव गांधी जी ने भी कहा कि हम तो 100 रुपए भेजते हैं, लेकिन नीचे तक जाते जाते सिर्फ 15 रुपए ही पहुंचते हैं। बीच में कौन खाने वाले थे, कौन बीच में बिचौलिए थे? ये पूरा तंत्र कोई व्यवस्थित नहीं था। लेकिन आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर 100 रुपए भेजते हैं तो 100 के 100 सीधे खाते में आते हैं, कोई बीच में बिचौलिया लेने वाला या खाने वाला नहीं है। ये व्यवस्था देने का काम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। आज चाहे गांव के अंदर बैठा है, चाहे उसके लिए शौचालय की बात हो, आज हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा देने की बात हो, या आज गांव के अंदर गैस का कनेक्शन पहुंचाने की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों के अंदर पक्के मकान बनाना, उन गरीब व्यक्ति के सपने को पूरा करने का काम कोई कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज गांवों के अंदर लाइट 70 साल बाद देश के अंदर पहुंची। गांवों के अंदर 70 साल तक सिर्फ 35% घरों में लाइट पहुंची थी, लेकिन आज 95% से अधिक घरों तक लाइट पहुंच जाना, वो भी 70 साल जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे उस समय तक हमें इंतजार करना पड़ा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे लाइट हो और आने वाले समय के अंदर योजना बन रही, घर घर पानी, घर घर टूटी पड़ने लगे, घर घर टूटी योजना प्रधानमंत्री ने जिस तरह से लाइट पहुंचाई वैसे ही हमें पहुंचाने की हमारी लाइटें पहुंचेगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे पास में कोई कमी नहीं है कहने की। हम कार्यकर्ता बड़े गर्व के साथ और डंके की चोट से जाकर जनता के सामने आंख से आंख मिलाकर बात कर सकते हैं। कांग्रेस के पास में क्या है, अन्य पार्टियां जो भी अभी बरौडिया साहब कह रहे थे, बरौडिया साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें जनता के पास जाने की जरूरत है, उनको बताने की आवश्यकता है, हमें कहने की आवश्यकता है। हम कार्यकर्ताओं की जिस तरह से हमारी बूथ की रचना बनी है, हमारे पन्ना प्रमुख की जो रचना बनी, उसको ईमानदारी के साथ में अगर हमने काम कर लिया तो राजस्थान की जनता आने वाले चुनाव के अंदर तैयार बैठी है। हमें उनके पास जाने की जरूरत है और इन योजनाओं को बताने की आवश्यकता है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं बनाई है उसको आप देख लीजिए। और एक तरफ जहां पर भारत की जो सरकार है वो विकास को प्राथमिकता दे रही है, देश को आगे बढ़ाने की सोच के साथ आगे बढ़ रही है, वहीं पर राजस्थान की सरकार की तरफ देखते हैं तो आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर जो उन्होंने वादे किए, वो उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे थे वो पूरे तक नहीं किए। उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो यहाँ आकर गिनती बोलकर जाते हैं 1, 2, 3, 4 और 10 दिन के अंदर हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन आज दिन तक वो पूरा कर नहीं पाए। युवाओं से कहा था उन्होंने बेरोजगारी भत्ता देंगे 3500 रुपए का, लेकिन 3500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता उन्होंने आज दिन तक दिया नहीं। और आपने देखा होगा आज लाइट की उन्होंने वादा किया था कि लाइट हम देंगे आपको, पूरी 24 घंटे लाइट की बात की थी, लेकिन लाइटों के लिए आज लोग सड़कों पर हैं। उन्होंने वादा किया था कि हम लाइटों के बिल नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आज बिल के अगर कोई हाथ देता है तो पहले उसके लाइट में तो करंट, तार में तो आता कि नहीं आता, लेकिन बिल के हाथ देते उसके करंट आ जाता है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है पूरे प्रदेश के अंदर। आज देश का सबसे ज्यादा अगर क्राइम कहीं पर हो रहा है तो वो अगर हिंदुस्तान के अंदर तो राजस्थान में। हमारी बहन बेटी अगर असुरक्षित है, सबसे ज्यादा मुकदमे हो रहे हैं तो वो भी महाराष्ट्र यहाँ पर राजस्थान के अंदर। ये राजस्थान के अंदर जिस तरह के हालात बने हुए आपने अभी देखा होगा कि जिस तरह से उनकी भेदभाव की तो है, लेकिन भ्रष्टाचार में भी सबसे अव्वल है। सारे राजस्थान के विधायक और उनके मंत्री लूटने में लगे हुए हैं, उनके कार्यकर्ता उनके दलाल बने हुए बैठे हैं। हर पंचायत के अंदर उनका दलाल मिलेगा, ऐसी स्थिति बनी हुई है। राजस्थान के अंदर जो सरकार है उसके अंदर वो अस्थिर सरकार है और उसका वो फायदा उठा रहे। उनकी आपस की फूट की वजह से एमएलए हैं वो बड़ी मस्त से मस्त हो रखे हैं, और एमएलए हैं वो उन्होंने तो अपनी अपनी विधानसभा का ठेका ले रखा है कि मैं चाहूंगा वही
एसडीएम होगा, मैं चाहूंगा वही स्कूल का अध्यापक होगा, वही ग्राम सेवक होगा। इस तरह से वो लगाकर उनके साथ भी वो पहले डील करते हैं। और इस तरह का राजस्थान में तंत्र है। पानी की भयंकर समस्या है, पानी की समस्या से लेकर व्यक्ति गांव में परेशान है। भ्रष्टाचार का इस प्रदेश के अंदर आलम है। इतना सब कुछ होते हुए भी आज देख लीजिए, तुष्टीकरण की नीति की बात करें तो राजस्थान में जिस तरह का तंत्र इस बार मैंने देखा, पहले कभी नहीं देखा। तुष्टीकरण की नीति के तहत इस प्रदेश को वो किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, कभी कभी सोचने के लिए हम सब मजबूर हो जाते हैं। अभी आपने देखा सालासर के अंदर कुछ लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने वहां पर जो राम दरबार का जो हमारा वहां पर गेट लगा हुआ था, जो हमारी पौड़ थी, उस पौड़ को किस तरह से रात के अंधेरे में ध्वस्त कर दिया। उन्होंने ले जाकर यह भी नहीं सोचा कि कितने लोगों की इसके साथ आस्था से जुड़ा हुआ ये विषय है, लेकिन उन्होंने वहां पर यह काम किया कुछ लोगों को खुश करने के लिए। उसके बाद में अलवर के अंदर आपने देखा होगा जिस तरह से दंगे हुए। उसके बाद में आपने देखा होगा जहां पर करौली के अंदर जो घटना हुई, करौली के अंदर भी वही काम हुआ वहां पर। और करौली के अंदर और जब अलवर के अंदर वहां पर घटना हुआ, ये आंदोलन, ये जो हुए दंगे, उस दंगों के अंदर जो दोषी थे वो खुले आम घूम रहे हैं। और वो जब खुले आम घूमने का उनको अवसर मिला, तब जोधपुर के लोग जो दंगाई थे उनको भी पता था कि हमारा भी कुछ नहीं होगा। और इसलिए उन्होंने सोचा उनकी राजनीतिक संरक्षण की वजह से उन्होंने वहां पर जिस तरह से वहां पर वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी बिरसा जी की जो मूर्ति लगी हुई थी, उस मूर्ति के ऊपर उन्होंने जाकर जो पहले से वहां पर अपने जो लगे हुए थे ध्वज लगे हुए थे, उन ध्वजों को हटाने का काम उन लोगों ने किया। उसके करने के बाद उन्होंने वहां पर उस मूर्ति के चारों तरफ अब काली पट्टी बांध देना और पूरी बंद कर देना, और उसके बाद में उसके ऊपर एक दूसरे देश का झंडा लगा देना। ऐसा देखने पर कौन बर्दाश्त कर सकता है, मुझे बताइए। कोई भी राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि इस देश के अंदर वहां पर मूर्ति, जहां पर वहां पर वो दूसरे देश का कोई झंडा लगा दे। इसलिए कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, और विरोध करने के बाद में आपने देखा होगा कि उसके बाद में उन्होंने जिस तरह से सुबह उन्होंने जोधपुर के अंदर आग लगाने का काम किया, और वहां पर जिस तरह से दंगे के अंदर तलवारें खुली लेकर घूमना, ये संरक्षण देना, आज तक उनको गिरफ्तार नहीं करना, ऐसा प्रदेश के अंदर जो हालात बने हुए हैं, ये तुष्टीकरण की नीति दिखाते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि हम सभी कार्यकर्ताओं को ये देखना चाहिए कि तुष्टीकरण की नीति से ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि सबके साथ और सबके विकास से ये देश आगे बढ़े, लेकिन राजस्थान की सरकार है वो इस तरह का काम कर रही है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहाँ पर चाहे तुष्टीकरण की नीति हो, हमारे यहाँ पर तो राजस्थान के अंदर सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने देख रही है। वो बस इंतजार कर रही है कि आने वाले जो 1.5 साल बाद में चुनाव है, उस चुनाव के अंदर हमें उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, हर क्षेत्र में राजस्थान की सरकार जहाँ पर फेल है, वहीं पर भारत की सरकार है वो देश के गांव के विकास में लगी हुई है। आज आपने देखा होगा किसानों के लिए सरकार किस तरह से काम कर रही है केंद्र की। यहाँ पर किसानों को मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जहाँ नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं किसानों की इनकम डबल हो, किसानों की इनकम बढ़े, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर आज नागौर की धरती पर खड़ा होकर ईमानदारी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि भारत का आजादी हुई, जब आजाद हुआ उस समय देश में कृषि की जो जीडीपी, देश की जो जीडीपी थी, उसमें कृषि का योगदान 50% था, लेकिन आज 15 से 20% जीडीपी में कृषि का योगदान रह गया। इसके पीछे कारण क्या था कि किसानों के लिए कोई योजना नहीं बनाई, उन्होंने किसानों के लिए कोई बजटीय प्रावधान नहीं किया गया। ये तो भला हो अटल बिहारी वाजपेयी जी का कि उन्होंने किसानों के लिए फसल बीमा योजना प्रारंभ कर दी, किसानों के लिए केसीसी प्रारंभ कर दी, वरना वो तो देने वाले नहीं थे। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि ईमानदारी के साथ में कि 2013 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी 14 में, उससे पहले कृषि का टोटल जो बजट था वो सिर्फ और सिर्फ 22,000 करोड़ और 23,000 करोड़ रुपए के आसपास हुआ करता था। 2013 में अधिकतम 23,000 करोड़ रुपए था, जिसमें से आधे से अधिक तो अधिकारियों की सैलरी में चले जाते थे। कुछ जो बचता था
वो सरकार की छोटी मोटी योजना और भ्रष्टाचार के भेड़ भी चढ़ जाता था। लेकिन आज मुझे बताते हुए खुशी है कि कृषि का टोटल बजट इस देश का जो है उनके समय में सिर्फ 23,000 करोड़ रुपए रहा, लेकिन हमारे समय में 1,32,000 करोड़ रुपए का कृषि का बजट है। बताने की जरूरत नहीं है, तुरंत कभी थी अभी थी, आधे मिनट में चालू हो सकता है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है, जनसंघ का था वही भारतीय जनता पार्टी का, और यह है कि हमारे देश को उन्नतिशील बनाएंगे, राष्ट्र को परम वैभव पे पहुँचाएंगे। जो हमारी पूर्व में स्थिति थी, विश्व गुरु था, वही स्थिति पुनः लानी है। अर्थात लाने के लिए हमारे पास क्या है, साधन क्या है, साध्य हमारा तय है, लेकिन उसके लिए साधन है हमारी पार्टी, वही भारतीय जनता पार्टी। अब जितना हमारा कोई भी काम साधन मजबूत होता तुरंत होगा, और इसीलिए बंधुओं हम सबको इस समय जो हमारे नींव के पत्थर थे वो आपको ध्यान ही है, काल कल्पित हो गए लंबे समय से पार्टी का काम करते करते, और उनकी जो हमारे से अपेक्षा है वो हमें पूरी करनी है। और करने के लिए हम इसमें संकल्प लें, समय दें और इस समय जो भी है, अगर मामलो झूठा करना, कांग्रेस वाला प्रचार इतो खोटो करे, जिन्हें हगरी लोगों ने बताना जरूरी है। क्योंकि स्टेटमेंट कैसा आता है, राहुल से लेकर के या राजस्थान के नेता तक क्या बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी समाज को लड़ाती है, देश में झगड़ा कराती है। और हकीकत में आपने पता कर लिया होगा लड़ाता कौन है, जिसके पास सत्ता है वो लड़ने का काम कर रहा है। आप देखो राजस्थान में कितने दंगे कर दिए अभी अभी, और कहते वहां जाकर के आपने भड़काऊ कैसे नारा लगा दिया। अगर जय श्री राम भी भड़काऊ नारा है भारत के अंदर, तो मैं समझता हूँ फिर और शांति वाला कौन सा नारा मिलेगा। केवल बहाना, इनको कांग्रेस को सब छाया में दिख गया है, पता चल गया है कि दिल्ली के अंदर का मॉडल कहाँ चले गए, आप में यूपी में कहाँ चले गए, सपा के साथ। और जहां जहां इस प्रकार का जो मामला हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, पंजाब में भी चले गए उधर, तो दिख रहे हैं कि राजस्थान में भी आप आकर के मीटिंग करने लगी है, और इनको रात को नींद नहीं आती है कि ये कहीं दिल्ली में गए ऐसे कैसे, यूपी में गए जैसे जैसे कांग्रेस को छोड़ नहीं दे, क्या करेंगे, इनके जूते पटकाओ। और इसीलिए इनमें से कुछ लोगों को आगे करके योजना बना करके इस प्रकार के षड्यंत्र करके कर रहा है। यूपी में एक ही तो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वह सत्ता है भारतीय जनता के पार्टी के हाथ में, इसलिए सत्ता लड़ाना नहीं चाहती। लेकिन यह सत्ता है कांग्रेस की, इसलिए कुछ लोगों को आगे करके भाषण देते हैं, काम वो वैसा करते हैं जैसा भाषण बीजेपी के लिए करते हैं, वो काम की योजना उनकी खुद की है। आप देखिए चौराहे पे जो थोड़ा बहुत जो वारदात हुई, तो मूर्ति पर टेपिंग करने की जरूरत थी, योजना थी। और मुसलमान का इंटरव्यू भास्कर था, बहुत उसको धन्यवाद देते हैं, 100 फुटेज लिए उसने कैमरों से, 50 लोगों से व्यक्तिगत बात की है, इतनी विस्तार से बात करके उन्होंने निष्कर्ष रखा। उसमें एक मोहम्मद ही बोल रहा है, कुछ लोग बाहर के थे, हमारे यहाँ नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने मस्ती बाहर आकर के जब वह तो बोले हमारे को झंडे नहीं लगाने दे रहे हैं, इतनी बदमाशी कर रहे हैं, कौन नहीं लगाना, चलो हम चलते हैं, हमारे लोग साथ हो गए, वहाँ चले गए। आपने देख लिया वो झगड़ा होने के बाद में 14 स्थानों पे जो तुम झगड़े कैसे हो गए, या मेरी और मान लो कोई हो गई बातचीत हो गई, गाड़ियां भिड़ गई या कुछ हो गया, पार्किंग को ले गया, कुछ भी हो गया, परंतु शहर के अंदर 14-15 जगह योजनाबद्ध रूप से रेकी कर करके झगड़े हो रहे हैं। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है योजना बनाकर शुरुआत करो और सब जगह से इस प्रकार का काम करो। बोले गजानन महाराज की
भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गजानन महाराज की पंडित जी थोड़ा लारे कर लो जो फोटो आ जाए पंडित जी थोड़ा साइड में आ जाओ ना हाँ यो तो करा दे थोड़ा पीछे हो जाओ साइड में कर ले